सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम 10 मिनट में क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 10 को फिनिश करेंगे, जो कि है इंटरनेशनल बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो टॉपिक 1 आपके पास आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले डोमेस्टिक ट्रेड क्या होती है? विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंटरनल ट्रेड, यानी कि एक कंट्री के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड। लेकिन जब हम कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री से ट्रेड करने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बियॉन्ड बाउंड्रीज। इंटरनेशनल बिजनेस उसको बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड उसको हम बोलते हैं। फंडामेंटल रीजन इंटरनेशनल बिजनेस का क्या होता है? कंट्रीज कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वली। देखो, इंडिया के अंदर कुछ चीजें नहीं बनती तो इंडिया को क्या करना पड़ता है? दूसरी कंट्री से खरीदनी पड़ती है, और इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर आया है। इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है? रिजल्ट जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन। जैसे कि आपने देखा होगा यूरोप में कार वगैरह लग्जरी आइटम अच्छा बनता है, लेकिन इंडिया के अंदर फूड जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीजें अच्छी बनती है। तो आप स्पेशलाइजेशन कर लेते हो जियोग्राफिकली कि यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिलती है, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी मिलती है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस यानी कि डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में। सबसे पहले नेशनलिटी। जो बायर और सेलर होता है वो अलग अलग कंट्री को बिलोंग करते हैं। नेशनलिटी अदर स्टेक होल्डर, जो शेयर होल्डर होंगे, जो कंपनी के अंदर पैसे लगाएंगे, पैसा कोई और कमाएगा, पैसा देगा कोई और। कोई कंट्री गरीब होगी, कोई कंट्री अमीर होगी, इस तरीके से चीज़ें होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद मोबिलिटी फैक्टर। कभी कभी क्या होता है, जो आपका प्रोडक्शन है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद जो कंज्यूमर है वो अक्रॉस मार्केट, यानी कि पूरी दुनिया में आप एक्सेस कर सकते हो कस्टमर को। इसके बाद डिफरेंट सिस्टम और प्रैक्टिस। अलग अलग सिस्टम होते हैं, डोमेस्टिक के लिए अलग, इंटरनेशनल के लिए अलग। पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग होते हैं। देखो, इंटरनेशनल के लिए क्या होगा? दूसरी कंट्री यानी कि दूसरी कंट्री के गवर्नमेंट से आपको डील करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया के अंदर तो केवल इंडिया की गवर्नमेंट से डील आपको करना है। बिजनेस रेगुलेशन पॉलिसीज, अच्छी खासी रेगुलेशन होती है। जो इंटरनेशनल होता है उसमें रेगुलेशन ज़्यादा होती है, दूसरी कंट्री से आप कर रहे हो। इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा रेगुलेशन नहीं होती इंटरनल अगर आप कर रहे हो तो। इसके बाद करंट बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग करेंसी में आपको देनी पड़ सकती है। करेंसी जैसे कि अगर आप यूएसए से मंगा रहे हो तो यूएस डॉलर में पेमेंट करोगे, या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हो तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पेमेंट करोगे। इस तरीके से आपको अलग अलग करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है। इसका स्कोप क्या होता है? आप मर्चेंटाइज बेच सकते हो, आप सर्विसेज दे सकते हो, लाइसेंस की फीस आप ले सकते हो, फ्रेंचाइजी आप दे सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। ये बेनिफिट कैसे करता है? सबसे पहले नेशन यानी कि जो हमारी कंट्री है, अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड करेगी तो उसे क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएगी, वो फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर में कमा पाएगी। इसके बाद इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो पाएगा। इंप्रूवमेंट ग्रोथ, ग्रोथ में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी लोगों की, अगर इंडिया क्या करेगा? इंटरनेशनल ट्रेड करेगा तो। फॉर्म्स यानी कि कंपनी का क्या क्या फायदा होता है? हाई प्रॉफिट, प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अच्छे से यूटिलाइज कर सकती है रिसोर्सेज को। इसके बाद ग्रोथ वो अच्छे से कर सकती है। वे आउट कंपटीशन, कंपटीशन बीट कर सकती है डोमेस्टिक मार्केट का, और इंप्रूव कर सकती है विजन, अपना विजन इंप्रूव कर सकती है कि हाँ मुझे इतना बड़ा कंपनी बन के दिखाना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? ये मेरी कंपनी है, इसके अंदर मुझे 10 काम करने पड़ते हैं, इस तरीके से 10 काम मुझे करने पड़ते हैं। तो ये सारे काम तो मैं खुद से कर लेता हूँ, लेकिन ये सारे काम करने के लिए मैंने एक और नई कंपनी को हायर कर दिया, और वो मेरे लिए ये सारा काम करती है, और उसके बदले में उसको मैं क्या दे देता हूँ? पैसा दे देता हूँ। तो ये मैं कर क्या रहा हूँ? ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्सिंग कर रहा हूँ। अपनी कंपनी का काम किसी और कंपनी से, किसी और चीज़ से, किसी और कंट्री के अंदर दूसरी कंपनी से कराना, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। एग्रीमेंट आर वन कंपनी हायर अनदर कंपनी। एक कंपनी दूसरी कंपनी को हायर करती है कुछ एक्टिविटीज, कुछ काम कराने के लिए। टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग क्या हो सकता है? प्रोडक्शन आप करा सकते हो कंपोनेंट का, असेंबली आप करा सकते हो, या फिर कंप्लीट मैन्युफैक्चर आप करा सकते हो। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं? प्रोड्यूस लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में आप प्रोड्यूस कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट। आपको तो कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता, आउटसोर्स कर दिया आपने सारा काम। इसके बाद हार्डली रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क बहुत ज़्यादा कम इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। इसके बाद एडवांटेज, इसके अंदर आपको एडवांटेजेस मिल जाते हैं किसमें? इंटरनेशनल कंपनीज के कंपैरिजन में। इसके बाद ग्रेट यूटिलाइजेशन, आपको क्या हो जाता है? आपका यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का अच्छे से हो जाता है। अपॉर्चुनिटीज आपको अलग अलग मिल जाती है किसके अंदर? इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, और आप अवेन कर सकते हो इंसेंटिव। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। लिमिटेशंस यानी कि लोकल फर्म नॉट प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स। यार देखो, जो छोटी मोटी फर्म है वो अच्छे से क्वालिटी गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती कई बार। इसके बाद लोकल मैन्युफैक्चर लूजेस कंट्रोल, कभी कभी लोकल मैन्युफैक्चर कंट्रोल लूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज मार्केट के अंदर आ जाती है। लोकल फर्म नॉट फ्री टू सेल एज पर विल, जो लोकल फर्म है उन्हें क्या करना पड़ता है? सस्ते में भी कभी कभी अपना सामान बेचना पड़ जाता है।
इसके बाद लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी आपको पता होगा, सपोज ये एक कंपनी है, अब ये कंपनी क्या करती है, इसको अलग अलग जगह पर अपना सामान बेचना है, तो ये क्या करती है, फ्रेंचाइजी खोल लेती है और अलग अलग लोग इसकी फ्रेंचाइजी के ओनर बन जाते हैं। यानी कि जैसे कि इस फ्रेंचाइजी ने कमाई 1 लाख रुपए, तो ये क्या करेगी, 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए खुद दे दे, कंपनी को दे देगा और 50,000 रुपए खुद रख लेगा। तो इस तरीके से फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग वाली चीज काम करती है। लाइसेंसिंग के अंदर आप लाइसेंस दे देते हो, फ्रेंचाइजी के अंदर आप फ्रेंचाइजी दे देते हो। परमिट अदर पार्टी टू सेल गुड्स, वो सेल करने के लिए परमिट कर देती है अदर पार्टी को। फ्रेंचाइजी के अंदर आप खुद से अपने कंपनी का नाम देके उस हिसाब से आप उसको सेल कराते हो। तो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम भी आप यूज़ कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स भी, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, सबसे पहले वर्चुअली नो इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती कुछ भी, ठीक है। नोट लॉस, आपको लॉस होगा क्या जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। लो रिस्क, आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। हेल्पफुल मार्केटिंग ऑपरेशन, आपकी जो मार्केटिंग ऑपरेशन है उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। और लीगली एंटाइटल टू यूज़ कॉपीराइट, आपकी जो कॉपीराइट है उसको लीगली एंटाइटल होना चाहिए कोई भी इंसान यूज़ करने के लिए। इसके कुछ लिमिटेशंस, बेकार बातें भी होती है क्या, डेंजर लाइसेंसिंग स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट ब्रांड, ऐसा हो जाएगा सपोज मेरी किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली, उसे तो पता चल जाएगा मेरा काम कैसे चलता है, उसने खुद का अपना ब्रांड बना लिया। मैंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, मुझे पता चल गया अच्छा डोमिनोज ये करता है, मैंने अपना खुद का ब्रांड बना दिया। तो कभी कभी इस चीज़ का डर आ जाता है, वैसे तो इतना आसान नहीं है ब्रांड बनाना, फिर भी कभी कभी डर तो आ ही जाता है। नोट मेंटेन ट्रेड सीक्रेट, आपकी सीक्रेट भी लीक हो सकते हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से लड़ाई हो सकती है आपके लोगों के बीच में जिसको आपने फ्रेंचाइजी दी है, ठीक है। इसके बाद जॉइंट वेंचर क्या होता है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, इन दोनों कंपनी ने क्या किया, पार्टनरशिप की, एक साथ आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर। जब दो कंपनीज एक साथ आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। दो कंपनीज का एक साथ आने के अलग अलग वेज हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से वो आ सकती है। सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाई इंटरेस्ट इन लोकल कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद भी सकती है, ठीक है। इसके बाद लोकल कंपनी फॉरेन कंपनी को खरीद सकती है, फॉरेन कंपनी लोकल कंपनी को खरीद सकती है, लोकल कंपनी फॉरेन कंपनी को खरीद सकती है। जैसे आपने को पता होगा टाटा ने किसको खरीद रखा है, रेंज रोवर, जो जैगुआर कंपनी है उसको क्या खरीद रखा है, टाटा ने खरीदा हुआ है। इसके बाद बोथ न्यू एंड एंटरप्राइज, ये क्या होती है, एक नया एंटरप्राइज बना सकते हो। जैसे कि जापान की कंपनी थी सुजुकी, इंडिया की कंपनी थी मारुति, तो इन्होंने एक नई एंटरप्राइज बनाई, क्या, मारुति सुजुकी, जो कि कार बेचती है। इसके कुछ एडवांटेज होते हैं क्या, फाइनेंशियली लेस बर्डन सम, यानी कि एक कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं आता, आपका जो बर्डन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लार्ज प्रोजेक्ट आप एसोसिएट कर सकते हो, जो कंपनी है वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट करती है, जब एक साथ आ जाती है कंपनी तो लार्ज प्रोजेक्ट एसोसिएट कर सकती है। पार्टनर नॉलेज, एक दूसरे की नॉलेज आप शेयर कर सकते हो। शेयरिंग कॉस्ट रिस्क, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आप रिस्क भी शेयर कर सकते हो। लिमिटेशंस होता है रिस्क, टेक्नोलॉजी और सीक्रेट, आपके सीक्रेट हो सकते हैं रिवील और आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके बीच में लड़ाई भी हो सकती है। होली ऑन सब्सिडियरी, होली ऑन सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, इस कंपनी ने इस कंपनी को बाय कर लिया, क्या कर लिया, बाय कर लिया, तो इसने क्या कर दिया, इसको होली ओन सब्सिडरी बना लिया, यानी कि इसकी 100% इक्विटी कैपिटल क्या कर ली, बाय कर ली, 100% इक्विटी कैपिटल बाय कर ली, उसको हम क्या बोलते हैं, होली ओन सब्सिडरी। मेक वेज, कैसे बना सकते हो आप, नई फर्म बना सकते हो एक, या फिर उसको एक्वायर कर सकते हो, नई कंपनी को एक्वायर कर सकते हो। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज होता है फुल कंट्रोल, आपका इसके ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाएगा। अब ये कंपनी इसको क्या करेगी, इस वाली कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएगी, जो ये बोलेगी वही इसको करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इसको खरीदा है। नोट डिस्क्लोज टेक्नोलॉजी सीक्रेट, आपकी सीक्रेट और टेक्नोलॉजी वगैरह डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। इसके बाद लिमिटेशंस भी इसकी होती है, 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको खरीदनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा आपको लगता है। बियर इक्वल लॉसेस, आपको लॉसेस भी इक्वली बियर करना पड़ेगा। एडवर्स, आपको कभी कभी एडवर्स चीजें भी सामना करना पड़ सकता है, लॉस भी आपको हो सकता है। जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड इन 2023, और इंडिया वर्ल्ड ट्रेड का 4.4% क्या करता है, वर्ल्ड ट्रेड का 4.4% इंडिया का शेयर होता है, जितने भी वर्ल्ड के अंदर ट्रेड होते हैं उसका 4.4% इंडिया का शेयर होता है उसके अंदर, ठीक है। टॉपिक 2 हमारे पास आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम एक कंट्री के माल भेजते हैं, एक कंट्री से माल मंगाते हैं, इसके वेज कैसे कैसे कर सकते हो आप, डायरेक्ट मेथड, आप खुद से मंगा सकते हो, या फिर इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि मिडल मैन के थ्रू आप मंगा सकते हो। एडवांटेज, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ईजी वे टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में आप आराम से क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो। लेस इन्वॉल्व, आपकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कम होती है। नॉट मच इन्वेस्टमेंट, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं होती। लिमिटेशंस क्या होते हैं,
एडिशनल पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इन सब की कॉस्ट आपको देनी पड़ती है क्योंकि आपको इंश्योरेंस वगैरह कराना पड़ेगा अपने सामान का। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट, आपकी जो रेस्ट्रिक्शन है वो एग्जिस्ट हो सकती है। इंडिया ज़्यादातर सामान पाकिस्तान को नहीं बेचता क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। नोट पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, आपको पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त नहीं होती किसके अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ये एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। ये इंपोर्ट का प्रोसीजर है, यानी कि अगर आपको सामान दूसरी कंट्री से इंडिया में मंगाना है तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये आपका एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपको गुड्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, शिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, पेमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एग्जाम के अंदर नहीं आती है भी चीज़। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो सपोज ये इंडिया है, इंडिया के अंदर दो लोग एक दूसरे से माल खरीदते हैं, यूपी से बिहार, बिहार से यूपी, वहाँ से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से केरला, इधर उधर सब एक साथ माल खरीदते रहते हैं। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इन सबको रेगुलेट करती है, इन सबको रेगुलेट करती है। लेकिन इंडिया यूएसए से माल खरीदता है और यूएसए इंडिया से माल खरीदता है, तो इस चीज़ को रेगुलेट कौन करेगा? इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए हमने एक बॉडी बनाई है, क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूरी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है उसको क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है, देखती है कि कोई ऐसा तो नहीं कर रहा, लालच तो नहीं कर रहा, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें। तो कंट्रीज़ क्या करती है, कंट्रीज़ एग्री करती है, बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक साथ आके इसको बनाया हुआ है, हैव सम एग्रीमेंट अमंग देमसेल्फ, यानी कि एक साथ एग्री करती है कि हाँ भाई आके एक साथ हम क्या करेंगे, काम करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ करता था, GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रैफिक एंड ट्रेड करके ऐसा हुआ करता था। अब इसको क्या कर दिया हमने, इसको बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। कब? 1995 में। पहले हुआ करता था GATT, अब हो गया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? सबसे पहले रिडक्शन, बैरियर रिडक्शन होने चाहिए। जैसे कि इंडिया से पहले यूएस से माल भेजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब क्या है, आसानी से आप भेज सकते हो क्योंकि आपके जो बैरियर हैं वो हट चुके हैं। किसकी वजह से? WTO की वजह से। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर आप माल ज़्यादा भेजोगे तो आपको जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो जाएगी। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट आप कर सकते हो, इनकम इंक्रीज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज भी आप कर सकते हो। इसके बाद मोर विजिबल एंड ड्यूरेबल गुड्स ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेड सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी आप बना सकते हो। मेजर फंक्शन ऑफ WTO, फंक्शंस क्या होते हैं मेजर? सबसे पहले एनवायरनमेंट एनकरेज मेंबर कंट्रीज, जो मेंबर कंट्रीज है उनकी जो एनवायरनमेंट है, जो कंट्री के अंदर आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से बनाना, एनवायरनमेंट को अच्छा रखना। कॉमनली एक्सेप्ट कोड ऑफ कंडक्ट, हर कंट्री को ना एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, एक चीज़ पे काम करना पड़ेगा। जैसे इंडिया को अगर यूएस से माल भेजना है तो आप क्या करोगे, US डॉलर में आपको ट्रेड करना पड़ेगा सारा का सारा। तो पूरी दुनिया के अंदर किसके अंदर ट्रेड होता है? इंटरनेशनल करेंसी जो होती है वो US डॉलर होती है। अभी आपने सुना होगा एक ब्रिक्स करके नई कंट्री आई है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज ने मिलकर ये बनाया। तो एक नई कंट्री भी नई जो आपकी करेंसी है वो भी आ रही है। तो ये क्या होता है, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर किसी को पता है US डॉलर हमारे पास होने चाहिए जिसकी वजह से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी कि आपका अगर किसी कंट्रीज़ की लड़ाई है तो उसमें भी ये हेल्प कर देती है, डिस्प्यूट यानी कि जो आपकी लड़ाई है उसको सुलझाने में। इसके बाद रूल्स रेगुलेशन प्रिस्क्राइब फॉलो बाय मेंबर कंट्रीज़, यानी कि जो भी मेंबर कंट्रीज़ है उनको क्या करना पड़ता है, रूल और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। कंसल्टेंसी IMF IBRD, इनके साथ आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है। रिवाइज्ड एग्रीमेंट, आपके जो एग्रीमेंट है वो हो जाता है। मेजर बेनिफिट, इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं? सबसे पहले प्रमोट इंटरनेशनल पीस, यानी कि पूरी दुनिया में शांति हो जाती है। डिस्प्यूट, यानी कि जहाँ लड़ाई है वहाँ पे शांति हो जाती है। रूल स्मूथ, जो रूल है वो अच्छी तरीके से बनते हैं, स्मूथली बनते हैं, हर कोई फॉलो करता है। फ्री ट्रेड, आपको क्या करता है, जो ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा बैरियर आपके हट जाते हैं। वेराइटीज़, क्वालिटी, आपके जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपकी कंट्री की, अलग अलग कंट्रीज़ की। सिस्टम एनकरेज गुड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अच्छी होगी वही ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड करेगी, वही क्या करेगी, जो इंटरनेशनल ट्रेड है अगर वो अच्छा होगा तो अच्छी गवर्नमेंट कंट्री के अंदर आएगी। इस तरीके से ये चलता है। इसके बाद फॉरेन ग्रोइंग ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको क्या हो जाता है और अच्छे से वो ग्रो हो सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ WTO की इंपॉर्टेंस क्यों है? सबसे पहले GATT ATC ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग एग्रीमेंट होते हैं, इनको बनाने के लिए WTO की हेल्प लगती है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला एग्रीमेंट वाली चीज़ ये आपके सिलेबस में है लेकिन आएगी नहीं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका इंटरनेशनल बिजनेस वाला चैप्टर भी क्लोज हो गया।